इस सत्र में स्वागत भाषण के लिए विभाग के प्रोफेसर जयकृष्ण जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय अध्यक्षा, केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर SR जयश्री टीचर, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार परम श्रद्धेय श्री भगवान दास मोरवाल जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, डॉक्टर जयचंद्रन जी, डॉक्टर MS वीरेंद्रन जी, अन्य विभागों से आए हुए अध्यापक बंधुओं, विभिन्न कॉलेजों से आए हुए अध्यापक मित्रों, हमारे इस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यापक मित्रों और छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिंदी विभाग के तत्वावधान में इस साल हमने एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है और उसका औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर संपन्न हुआ है। उसका पहला सत्र यहाँ शुरू होने वाला है और इस परिसंवाद में हम हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक समूचे हिंदी साहित्य का जो सांस्कृतिक संदर्भ है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, उस पर विचार विमर्श करेंगे और उसका जो पहला सत्र है और इस सत्र की अध्यक्षा है डॉक्टर SR जयश्री टीचर। वे केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा है। उनका कोई विशेष परिचय देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि हम सब उनसे भली भांति परिचित है। हमारे विभाग के सभी कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है और समकालीन साहित्य पर वे विशेष प्रकार की जानकारी रखती है। कई पुस्तकें लिखी है और हमारे पाठ्यक्रम के लिए भी कई पुस्तकों का संपादन किया है और मलयालम साहित्य पर भी वे विशेष रुचि रखती है। और आज हमारे बीच में इस सत्र की अध्यक्षा के तौर पर वे मौजूद है। आदरणीय डॉक्टर जयश्री टीचर, मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सब लोगों, सब अध्यापक बंधुओं और छात्र छात्राओं की ओर से, हमारे विभाग की ओर से बड़े आदर के साथ आपका स्वागत करता हूँ। और इस सत्र में बीज वक्तव्य देंगे हिंदी के वरिष्ठ मूर्धन्य कथाकार परम आदरणीय श्री भगवान दास मोरवाल जी। और जैसे कि अशोक जी ने अपने स्वागत भाषण में उद्घाटन समारोह के अवसर पर उन्होंने जो स्वागत भाषण दिया था, उस अवसर पर इसका जिक्र किया था कि पिछले साल हमारे इस विभाग में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए जो कार्यशाला चलाई गई थी, उस अवसर पर उनका जो वंचना उपन्यास है, उस उपन्यास का मलयालम में अनुवाद किया गया था और उसी प्रकार उनके जो शकुंतला उपन्यास है, उसका मलयालम में अनुवाद हुआ और उसी प्रकार उनके कई उपन्यास है, हलाला जैसे उनके बहुचर्चित कई उपन्यास है, कई रचनाएं हैं। जो मोक्षवन है, जो है उनका जो नवीनतम उपन्यास है। तो इस प्रकार एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार आज हमारे बीच में मौजूद है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जैसे कि हम जानते हैं, साहित्यकार जो है समाज से उत्तरदायी होता है और मानवीय प्रतिबद्धता जो है उनमें नजर आती है। तो ये विशेषताएं जो है मोरवाल जी की रचनाओं को विशेष प्रकार की गरिमा प्रदान करती है। वंचितों, उपेक्षितों और हास्यकृतों की आवाज़ को बुलंद करने वाली उनकी रचनाएं साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान रखती है। तो इसी प्रकार के जाने माने वाले साहित्यकार आने वाले 3 दिनों में हमारे साथ होंगे और उनसे बातें करने का, संवाद करने का, चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया है। हमारे विभाग के लिए सौभाग्य की बात है और उनकी उपस्थिति से इस संगोष्ठी की गरिमा, इस संगोष्ठी की शोभा और भी बढ़ जाती है। परम आदरणीय मोरवाल जी, भगवान दास मोरवाल जी, मैं अपनी ओर से केरल के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक विरासत से संपन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज की ओर से, हमारे हिंदी विभाग की ओर से और यहाँ उपस्थित सबकी ओर से बड़े आदर के साथ आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ सभागार में उपस्थित डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, हिंदी के जाने माने वाले कवि और आलोचक है। उनका जो सत्र है वो दोपहर के बाद होगा और मोरवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता मोरवाल जी यहाँ उपस्थित है। केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के डायरेक्टर हमारे मेरे परम मित्र और मैं उनका सहपाठी भी हूँ। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे कोचिन विश्वविद्यालय में। मेरा अंतरंग मित्र डॉक्टर जयचंद्र सर, आदर के साथ उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेरे परम आदरणीय गुरुवर डॉक्टर एम.एस. विनयेंद्र सर और चवरा गवर्नमेंट कॉलेज से, मेरा तो गांव है, मैं चवरा का कोल्लम जिले का चवरा जो है वो मेरा अपना गांव है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। वहाँ एक सरकारी कॉलेज है, उसी कॉलेज के अध्यापक, मैं उस कॉलेज का पूर्व छात्र हूँ। और अध्यापक गोपन डॉक्टर जी गोप कुमार जी यहाँ आए हैं और सजित S.J. शशि जी है और वनिता कॉलेज के सरकारी वनिता कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा ज्योति मेरी सहपाठी है। M.Phil कार्यवटम में हम एक साथ करते थे, ज्योति है। और जयकिरण सर है, तो उद्घाटन सत्र में आए थे, लेकिन इस सत्र में भी उनकी मौजूदगी है, खुशी की बात है सर। और जो शबाना टीचर है वनिता कॉलेज से और कई अध्यापक हैं, कई छात्र छात्राएँ हैं, सबका स्वागत करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे अध्यक्षीय भाषण के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर S.R. जयश्री जी को स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार। आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर विनयेंद्र जी और डॉक्टर जयचंद्रन जी और सभागार में उपस्थित अन्य अध्यापक बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको नमस्कार। इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक परिदृश्य विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन संपन्न हुआ है। आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी के मुख्य वक्तव्य के साथ इसका अकादमिक सत्र शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर हिंदी विभाग के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी अशोक जी, अन्य अध्यापक दोस्तों, सबको मैं सहर्ष अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि समय और समाज बदल रहा है। हमारा देश सांस्कृतिक बहुलता का है, लेकिन यही बहुलता की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चल रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। ऐसे एक सांस्कृतिक वातावरण में, सांस्कृतिक माहौल में हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक परिदृश्य पर विचार विमर्श इस संगोष्ठी के जरिए संपन्न हो जाएगा। हम जैसे भाषा साहित्य के अध्येताओं शोधार्थियों के का दायित्व है वर्तमान सांस्कृतिक दौर में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वर्तमान दौर में इस विषय पर चर्चा करना हमारा दायित्व है। इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी इसका अभिसंबोधन कर रही है। मैं आपके सामने नमन करती हूँ, हिंदी विभाग के सामने नमन करती हूँ। देखिए मित्रों, मैंने कहा है कि आपको भी मालूम है, बिल्कुल सांस्कृतिक देश है, सांस्कृतिक बहुलता का देश है। इस शब्द की व्याख्या सांस्कृतिक, बहु सांस्कृतिक बहुलता, ऐसे शब्दों की कोई व्याख्या या परिभाषा देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि सत्ताधारियों, बहुराष्ट्रीय संपर्क वाले व्यापारियों और सुविधाहित नागरिकों के बाहर देश की एक जगह है। वे लोक हैं। लोक माने फोक नहीं, इसका अर्थ बदला है कि
भारतीय समाज के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, स्त्री और विकास के वैश्वीकरण के विकास की नीति से वंचित, ठेके पर गुलाम की तरह काम करने वाले श्रमिक वर्ग इस पर शामिल है। इनकी जिंदगी का तरीका है, इनकी अपनी जीवन की समग्रता है, उनका अपना सामाजिक बोध है, न्याय बोध है, भाषा बोध है, इतिहास बोध है, अत्याचार का बोध है, अन्याय का बोध है। इन सब ने मिलकर भारत की संस्कृति का रूपायन किया है, रूपायन कर रहा है। लेकिन वर्तमान, छोड़ दीजिए, मैं धर्म के आधार की संस्कृति पर बाद में कहूँगी। लेकिन भारत में अब भारत का इतिहास देख लीजिए। औपनिवेशिक संस्कृति में हमारा राज्य, हमारा देश पड़ गए थे और वर्तमान दौर में नव औपनिवेशिक संस्कृति है। लेकिन हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन संस्कृति शब्द भी उपनिवेश के साथ आयातित शब्द है। एक कल्चर, कल्टिवेशन से जुड़ा हुआ शब्द, वो कल्चर का हिंदी अनुवाद है, वे शब्द भी आयातित है। वहाँ उपनिवेश के साथ भारत में आए शब्द हैं। इसके पहले देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग के रचनाकारों ने सभ्यता पर बताते थे, संस्कृति पर नहीं। दिनकर जी के संस्कृति का 4 अध्याय से लेकर उसी समय से और संस्कृति का दार्शनिक विचार होने लगे। आपको भी मालूम है, संस्कृति पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं। दिनकर जी की परिभाषा है, नागेंद्र की परिभाषा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा है, अज्ञेय की परिभाषा है, पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों की परिभाषा है और इसी प्रकार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन ये सभी परिभाषाएं संस्कृति के किसी न किसी पक्ष को व्यक्त करती हैं। लेकिन भारत की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक परिभाषा इसी प्रकार है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। लेकिन उनका निबंध अशोक के भूल इस पर, उनकी संस्कृति की अशुद्धि पर, भारतीय संस्कृति की अशुद्धि पर पहले आपकी जानकारी है, उस पर भी चर्चा हुई है। ऐसे एक सांस्कृतिक वातावरण पर खड़े होकर हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक परिदृश्य पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार संस्कृति की जितनी भी परिभाषाएं हैं वह संस्कृति के किसी न किसी पक्ष को व्यक्त करती रहती हैं। समग्र रूप से कहे तो संस्कृति की परिभाषा नहीं, संस्कृति को हम समग्र रूप से कहे तो मानव समाज के सभी प्रतीकात्मक और प्रबुद्ध क्रियाकलापों को हम संस्कृति कर सकते हैं। वो संस्कृति जीवंत है, वह उसे हम अनुभूत कर रहे हैं। लेकिन संस्कृति का एक दस्तावेजी पक्ष भी है, वो है साहित्यिक कला से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। इसका मतलब ये है कि संस्कृति का प्रमुख अंग है भाषा। वह भाषा के जरिए मानव की संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन और भी एक बात है कि संस्कृति और सभ्यता का संबंध है। संस्कृति का माने हमारी सभ्यता का संबंध इसके नागरिक पक्ष से है, तो संस्कृति का संबंध इसके बुद्धि, क्रियाकलापों और व्यवहारों को परिष्कार करने के लिए और उसका विकास करने के लिए है। इसलिए दिनकर ने कहा है कि सभ्यता एक बताती है कि हमारे पास क्या है। सभ्यता एक बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति से पता चलता है कि हम स्वयं क्या है। दिनकर की एक परिभाषा। इसी प्रकार आचार्य नरेंद्र देव ने उनकी परिभाषा भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो चित्तभूमि की खेती है, संस्कृति चित्तभूमि की खेती है। देखिए, इसी प्रकार है तो भारतीय समाज के ओर देख लीजिए। भारतीय समाज श्रेणियों पर विभाजित है। इसमें मुख्यधारा समाज है, हास्यकृत समाज है। मुख्यधारा समाज की जिंदगी का अपना तरीका है, उनकी जीवन की समग्रता है। इसी प्रकार हास्यकृत वर्ग की
अपने जीवन की समग्रता है, जिंदगी का तरीका है। लेकिन ये मुख्यधारा समाज हास्यकृत समाज की संस्कृति को हमेशा विरोध करते ही रहते हैं, नहीं तो उन पर वर्चस्व स्थापित करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, मुख्यधारा समाज हास्यकृत समाज की संस्कृति को उपेक्षा करते हैं। उससे भी वे बच पाए तो फिर भी उपेक्षा करते हैं, तीव्र उपेक्षा करते हैं, फिर वे उसको विकृतीकरण करते हैं। वहाँ से भी मुख्यधारा समाज बच पाए तो उनकी संस्कृति को, माने हास्यकृत की संस्कृति को, प्रभुत्वशाली संस्कृति है मुख्यधारा की संस्कृति, उसमें शामिल कर देते हैं। इसके लिए कोशिश करते हैं वे। इसका मतलब एक है कि मुख्यधारा समाज के जो स्वतंत्रता बोध है, न्याय बोध है, अस्तित्व बोध है, वे सब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे एक सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में लेकर ही हम आगे के विचार विमर्श करना ही चाहिए। आपने सुना होगा इटली के एंटोनियो ग्राम्शी, उन्होंने कल्चरल हेजमनी पर, सांस्कृतिक वर्चस्व पर विचार किया है। और देखिए इटली के मुसोलिनी के कैदी रहकर उन्होंने संस्कृति के समाज शास्त्र पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने कहा है कि संस्कृति को, साहित्य के इतिहास संस्कृति के अंग के रूप में, इसका हिस्सा के रूप में अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि भाषा में समाज का अतीत और वर्तमान विद्यमान है। भाषा के माध्यम से ही एक व्यक्ति के ऐतिहासिक और सामाजिक, ऐतिहासिक रूप से और सामाजिक रूप से एक व्यक्ति को भाषा के आधार पर ही उसके व्यक्त कर सकते हैं। और एक चाहे वह मलयाली भाषा हो, हिंदी भाषा भाषी हो, उनके जगत बोध की अभिव्यक्ति, इनकी स्वतंत्रता बोध की अभिव्यक्ति भाषा के जरिए ही संभव है। इसलिए भाषा को संस्कृति के अंग के रूप में, साहित्य को संस्कृति के अंग के रूप में पढ़ने की जरूरत है। एंटोनियो ग्राम्शी ने संस्कृति के समाज शास्त्र पर इसी प्रकार का अपना विचार प्रकट किया है। आगे भारत की संस्कृति का दूसरा एक पहलू है, वह क्या है, जाति की संस्कृति है। आदिकाल से लेकर, वैदिक काल से लेकर अब तक के साहित्य पर एक जाति संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रकार देखिए आदिवासी की संस्कृति, और आदिवासी भारतीय समाज के हिस्सा है, लेकिन उसे इसके रूप में हम मुख्यधारा समाज, प्रभुत्वशाली समाज स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए देख लीजिए निर्मला पुत्र की कविता का शीर्षक ऐसा है, मेरा सब कुछ अप्रिय है तेरी नज़र में। और उसमें मैं और क्या है, मैं और वे हैं। औपनिवेशिक काल में इस मैं को हम कौन कहते हैं, भारतीय है। औपनिवेशिक काल में देखकर इस कविता के शीर्षक का देख लीजिए, वहाँ का मैं इन्वर्टर कोमा में डालकर आप देख लीजिए, वह भारतीय समाज है। सब कुछ अप्रिय है तेरी नज़र में, अंग्रेज़ों की नज़र में भारत के सब कुछ, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता क्या है, अप्रिय था। उन्होंने अपना बोझ समझ लिया, वाइसमैन बर्डन, अंग्रेज़ों का बोझ है भारतीयों की संस्कृति को, सभ्यता को परिष्कार करना। और निर्मला पुत्र की कविता का शीर्षक भी ये बताती है, आदिवासी समाज पर लिखी हुई कविता है, लेकिन औपनिवेशिक और वर्तमान नव औपनिवेशिक संस्कृति के धरातल पर इस कविता के शीर्षक की व्याख्या भी संभव है। और आगे आप देख लीजिए, इसी प्रकार भारतीय समाज नस्लों, जातियों से संपन्न है, इनकी संस्कृति से संपन्न है, माने तो समावेशी संस्कृति है। और देखिए हिंदी भाषा एक सेकुलर भाषा के रूप में विकसित हुआ है, गौरवशाली भाषा है, सेकुलर भाषा है। और इस भाषा के भारत के मध्यकाल के अंतर्गत भारतीय साहित्य के 3 काल इसके अंतर्गत है। मध्यकाल में माने वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल। उस काल के इन तीनों काल के कवियों की या रचनाओं में
सामंतवाद किसी न किसी प्रकार मौजूद था। सामंतवाद उस समय की रचनाओं में, अब हमारे समाज में सामंतवाद प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। उस समय की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता की संस्कृति को मजबूत बनाना था। और मेरा पॉइंट ये है कि मध्यकाल की जो रचनाएं हैं, चाहे वे वीरगाथा काल, रीतिकाल और भक्तिकाल की रचनाएं हैं, उन रचनाओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता की संस्कृति को, सब्जेक्ट पोजीशन पर वे हैं, उनकी संस्कृति को मजबूत बनाने का उद्देश्य था। लेकिन हमारे समाज में सामंतवाद प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। लेकिन भक्ति आंदोलन से साहित्य, कला, चित्र, बहुत सारी कलाएं, संगीत, इसका विकास हुआ है। और इस काल को मैनेजर पांडे हैं, उनको आप पढ़ते हैं। मैनेजर पांडे का एक ऑब्जर्वेशन है, उनका एक अवलोकन है। गांधी जी का सत्याग्रह गांधी जी के लिए सत्याग्रह की प्रेरणा मीराबाई से मिली है। और उनका चरखा कबीरदास का है। उनका राम राज्य की परिकल्पना तुलसीदास के रामायणमानस से है। ऐसे मैनेजर पांडे का एक कथन है, उन्होंने हिंदू स्वराज के अध्ययन के बाद हिंदू स्वराज के आधार पर ऐसा एक अवलोकन पर, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन पर मैनेजर पांडे ने पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि भक्ति आंदोलन में जो संस्कृति का रूपायन हुआ है, भक्ति आंदोलन की रचनाओं के माध्यम से आधार पर इस प्रकार की संस्कृति का रूपायन हमारे भारतीय समाज में हुआ है। और भारत के सजग नागरिक को सजगता देने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए क्या है, उसमें ताकत थी। गांधी जी के जरिए हम कर सकते हैं। और मैंने कहा कि वो मध्यकाल की रचनाओं में सामंतवाद किसी न किसी प्रकार सत्ता की संस्कृति को समर्थन करते ही रहते थे। लेकिन आधुनिक काल में आ जाइए, आधुनिक काल में लेखकों का एक लंबा कतार है, लेखिकाओं का लंबा कतार है। उसे भगवान दास मोरवाड़ जी इस पर ध्यान देकर वक्तव्य देंगे। लेकिन महादेव वर्मा, निराला, पंत, दिनकर, ऐसे से लंबा कतार है। इनकी रचनाओं की ओर देख लीजिए, वो भारत के हास्यकृत वर्ग को एड्रेस किया है। स्त्री के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण रखा है। लेकिन मध्यकाल की रचनाओं में स्त्री के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण देखने वाली संस्कृति नहीं थी। और हास्यकृत समाज को, उनके अस्तित्व बोध को, उनके अस्मिता बोध को सृजन करने वाले या उनको एड्रेस करने वाले, संबोधन करने वाली एक संस्कृति का रूपायन मध्यकाल में नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक काल में आते ही स्थिति बदल गई, संस्कृति का रूपायन इन दृष्टियों से भी हुई है। लेकिन वो हमारा समाज जिस प्रकार बहु सांस्कृतिक है, इसी प्रकार हमारा साहित्य भी बहु सांस्कृतिक है। और समकालीन साहित्य आप देख लीजिए, मैं बहुत जल्दी समकालीन साहित्य पर आ गई। और समकालीन साहित्य आप देख लीजिए, समकालीन साहित्य की संस्कृति प्रतिरोध की संस्कृति है, और सांस्कृतिक प्रतिरोध की संस्कृति है। तब हम सोचेंगे प्रतिरोध शब्द पर आप परिचित हैं। प्रतिरोध जिस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक कार्य है, उसी प्रकार प्रतिरोध सांस्कृतिक कार्य भी है। वो समकालीन कविता आप देख लीजिए, समकालीन दलित की कविताएं, मैंने दलित विषयों को लेकर केंद्र में लिखी गई कविता आप देख लीजिए। आदिवासी की समस्याओं को लेकर, उनके विद्रोह और संघर्ष को लेकर लिखी गई कविताएं आप देख लीजिए। उपन्यास, कहानी, जो भी विधा आप पढ़ लीजिए। जो भी विधा पढ़ने पर वो लेखक को भी देखना है, उनका दृष्टिकोण को चयन किया है, उनका सामाजिक परिदृश्य। ऐसे रचनाकार भगवान दास मोरवाड़ जी हमारे सामने बैठे, उनकी रचना भी आप पढ़ लीजिए। उपन्यास, साहित्य, उनकी रचनाओं में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है। तब हम सोचेंगे एक प्रतिरोध कौन सी चीज़ है। प्रतिरोध का लक्ष्य सिर्फ एक है कि साहित्य प्रतिरोध का लक्ष्य सिर्फ साहित्य प्रतिरोध एक समर्थन करता है कि प्रतिरोध जो है राजनीतिक चीज़ मात्र नहीं है, वह एक सामाजिक चीज़ मात्र नहीं है, वह एक सांस्कृतिक चीज़ भी है। एक प्रतिरोध को भी आप इन्वर्टेड कॉमा में डालकर देख लीजिए।
प्रतिरोध का मतलब सिर्फ ये है कि स्वतंत्र, समान और मूल्यों से पूर्ण एक प्रति संस्कृति का निर्माण करना है। प्रतिरोध का असल में इसका उद्देश्य, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि स्वतंत्र, समान और मूल्यों से संपन्न एक प्रति संस्कृति का सृजन करना ही चाहिए। मूल्य कहाँ हम देखेंगे? मानव के व्यवहार में है। मानव के व्यवहार की खोज हम कहाँ करेंगे? हमारी सामाजिक संरचना में। सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? सामाजिक संरचना में इतिहास बोध है, भाषा बोध है, अस्मिता बोध है, न्याय बोध है, अत्याचार का बोध है, अन्याय का बोध है और अस्मिता का बोध है, स्वत्व बोध है। ऐसे युक्त है हमारी सामाजिक संरचना। ऐसे एक सामाजिक संरचना को मेरा पॉइंट ये है कि अस्मिता बोध, भाषा बोध, इतिहास बोध, अन्याय बोध, न्याय बोध, अस्तित्व बोध, अस्मिता बोध, इन सबसे युक्त एक सामाजिक संरचना की व्याख्या या इसका विश्लेषण वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से करने पर इस प्रकार करना ही चाहिए और इसका पेरिफेरल सतही रूप से मत करना है। ऐसी एक सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से, दोनों शब्दों को आप सोच लीजिए, तर्कसंगत ढंग से करना है, वैज्ञानिक ढंग से करने पर संस्कृति के अर्थ की नई भावभूमि आलोकित हो जाएगी। मैंने जो संस्कृति के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं आपके दिलो दिमाग में है, लेकिन संस्कृति को मैंने कहा कि मानव के जो सभी प्रकार के प्रबुद्ध प्रतीकात्मक क्रियाकलाप को हम संस्कृति समझ सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक संरचना को ध्यान में देकर, मैंने सामाजिक संरचना में ये सभी चीज़ें हैं। अस्मिता बोध है, हम अस्मिता के बारे में कहते हैं, अस्तित्व के बारे में कहते हैं, न्याय, अन्याय, अत्याचार, भाषा बोध, इतिहास बोध, सबके बारे में कहते हैं। लेकिन इन सभी को ध्यान में देकर सामाजिक संरचना को वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से विश्लेषण करने पर संस्कृति के जो अर्थ है, संस्कृति के जो अर्थ की छवि है, उसका एक नया आलोक, इसका एक नई भावभूमि हमको मिलते हैं। उसमें विद्रोह और संघर्ष की भावना छिपी हुई है। इस संस्कृति में, इस प्रकार की संस्कृति में विद्रोह और संघर्ष की भावना छिपी हुई है। इसका मतलब है कि उसमें एक सशक्त सामाजिक बोध है। वो सामाजिक बोध स्वतंत्रता बोध का है, वह सामाजिक बोध अस्तित्व बोध का है, वह सामाजिक बोध असहमति का है, वह सामाजिक बोध असहमति का भी है। कहने का मतलब ये है कि हर एक विद्रोह के पीछे एक सशक्त सामाजिक बोध है। हमारे समाज में जितने भी वर्चस्व के चेहरे हैं, पुरुष सत्ता का वर्चस्व, सांप्रदायिकता का वर्चस्व, जातिवाद का वर्चस्व, कॉर्पोरेट का वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, इस प्रकार के और महानगरीय केंद्रित वर्चस्व हैं, प्रांतीय वर्चस्व हैं। इसी प्रकार बहुत सारे वर्चस्व के चेहरे हमारे समाज में हैं। इन वर्चस्व के चिन्हों को पहचानना है। ऐसे वर्चस्व के चिन्ह जो समाज में वर्चस्व के चिन्ह है, इन चिन्हों को पहचानना है, इन चिन्हों को आत्मसात करना है। इनके प्रति, इनके विरुद्ध विद्रोह, संघर्ष और प्रतिरोध करने की जो क्षमता है, उस क्षमता से जो संस्कृति का रूपायन होते हैं, वह है असल में प्रतिरोध की संस्कृति। प्रतिरोध की संस्कृति कहाँ चिन्हित करते हैं? संस्कृति का अंग भाषा है तो, संस्कृति की उपज भाषा है तो, संस्कृति के समाजशास्त्र को ग्रासनी के आधार पर इतिहास के अंग के जो साहित्य के इतिहास के अंग के रूप में पढ़ना है तो इस प्रकार की संस्कृति को चिन्हित करने वाले माध्यम भाषा और साहित्य हैं। वह है साहित्य का सांस्कृतिक प्रतिरोध। और नवोपनिवेशिक दौर है, समकालीन से नवोपनिवेशिक संस्कृति पर और वातावरण आप देख लीजिए। वर्चस्व नवोपनिवेशिक वातावरण में वर्चस्व के चिन्हों को पहचानने की जरूरी है। और सूक्ष्म चिन्ह है। वहाँ देखिए, हास्यकृत और मुख्यधारा, इसे विभाजन करने वाले वर्चस्व के चिन्ह है। सबसे पहले प्रतिरोध में उस वर्चस्व के चिन्हों को रद्द करना ही चाहिए। उस वर्चस्व के चिन्हों को रद्द करके संस्कृति में
समानता, स्वत्वबोध, स्वतंत्रता बोध की संस्कृति को रूपायित करना है। वही है सांस्कृतिक प्रतिरोध का लक्ष्य, वही है सांस्कृतिक प्रतिरोध का उद्देश्य। और आज की रचनाकार देखिए, भगवान दास मोरवाल जी, रणेंद्र से बहुत सारे रचनाकार हैं। रणेंद्र का घुंघरू लाई का कोरस आपने पढ़ा है। ऐसे रचनाकारों की रचनाओं में असहमति है। मैंने पहले कहा कि क्या है, संघर्ष में, प्रतिरोध में असहमति की पहलू, असहमति की बिंदु है, असहमति का पहलू भी है। वो आज की रचनाकारों की, चाहे वह कविता में हो, साहित्य की कोई भी विधा है, तो कविता हो या उपन्यास हो या निबंध हो, इसमें असहमति है। असहमति में विविधता की ताकत है, असहमति में ही विविधता की ताकत है, असहमति में मनुष्य होने का अर्थ है, स्वतंत्रता का एहसास है। आज की हिंदी भाषा संवाद की भाषा है। आज की भाषा में किसी प्रकार असहमति से लेकर संवाद की भाषा बन गई है। संवाद से सभ्यता और संस्कृति का, संवाद ही संस्कृति और सभ्यता का चिन्ह है। संवाद से ही समाज गतिशील होता है। लोकतंत्र की जान भी असहमति में है। और जयप्रकाश सरदम की एक कविता में संस्कृत राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया है। पहले मैंने भूमिका में मैंने कहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वर्तमान दौर में आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी है तो उनका एक अन्य है। अन्य का मतलब, अन्य को भी इन्वर्टर कोमा में डालकर आप देख लीजिए, और अवररुद्ध, वो धर्म पर आधारित सांस्कृतिक पहचान है उनका, सुपरिभाषित संस्कृति है। और हमारे उद्घाटन सत्र में हमारे उद्घाटक ने एक क्या है, सेल्फी के बारे में उन्होंने कहा है कैसे सेल्फी लेना है। वो में क्या है, धर्म पर आधारित एक सांस्कृतिक पहचान उनको है। इसका मतलब है कि उनका एक अन्य है, उनका एक दूसरा है। अपनी संस्कृति को, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका अन्य जो है, उनका दूसरा जो है, उनकी संस्कृति हीन है, कमतर है, ठीक है ना। ऐसे एक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, एक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनका एक अन्य है, उनका एक दूसरा है, वो निम्न है, वह क्या है, वो कमतर है। ऐसे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी के क्या है, एकल संस्कृति की ओर, एकल संस्कृति, बहुवचन का देश है, वहाँ एकवचन है तो, एकल संस्कृति है तो, एकल संस्कृति पनप नहीं है तो आतंक पैदा करते हैं, वो सहज और स्वाभाविक है। हमारे आज के साहित्य में, हमारे आज के हिंदी साहित्य में इसी प्रकार की एक संस्कृति का रूपायन हो रहा है। और इसलिए देखिए क्यों मैं असहमति के बारे में मैंने कहा, क्यों इसी प्रकार की असहमति आते हैं। एक व्यक्ति को अपने एक प्रदत्त अस्मिता है, ठीक है, एक हर एक व्यक्ति को दो प्रकार की अस्मिता है। एक जो है प्रदत्त अस्मिता है, दूसरी जो है अर्जित अस्मिता है। प्रदत्त अस्मिता में वो जन्म लेता है, उनका चुनाव नहीं है, लेकिन अर्जित अस्मिता वो बनाती है अपने विचारों से, अपने विचारधाराओं से, अपने सरोकारों से, अपने कार्यों से अर्जित अस्मिता वो बनाती है। लेकिन प्रदत्त अस्मिता में वो जन्म लेता है, उनका चुनाव नहीं है। उनकी प्रदत्त अस्मिता पर किसी प्रकार के बंधन, किसी प्रकार के अवरोध आ गए तो अपनी प्रदत्त अस्मिता से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए निराला ने कहा है कि मानव सीमा, जिस प्रकार मानव सीमा के अंदर फिरकर रहना उनकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उसकी सीमा के वो जड़ता है तो उसको पार कर जाना ही वो निराला की उक्ति है। पर ठीक है, एक बिंदु पर वह सीमा के अंदर रहकर और क्या है, सबको सहन करते हैं। इसके बाद सीमा को भेद करके वो बाहर आते हैं, अपनी प्रदत्त अस्मिता को वो तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वो मुक्ति पाना चाहता है। वो मुक्ति वो कला से, साहित्य से, संस्कृति से वो रूपायन करते हैं। वहाँ भी सांस्कृतिक प्रतिरोध हम देख सकते हैं। मैं समाप्त करना चाहूँगी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर सादा वर्तमान दौर में सादा बोलने की जरूरत है। हमारे भगवान दास मोरवाल जी की उपस्थिति है, उनका भाषण सुनने के लिए हम बहुत आगुल हैं। और देख लीजिए, मैं एक बार भी अभिनंदन करती हूँ हिंदी विभाग को, क्योंकि सांस्कृतिक कल्चरल इंटरैक्शन आजकल इसका अवरोध हो गया है। कल्चरल इंटरैक्शन नहीं है, कल्चरल रेजिमेंटेशन, सांस्कृतिक अनुशासन, कल्चरल रेजिमेंटेशन
वो बढ़ावा दे रहा है। कौन है मुझे पता नहीं, आपको पता है, मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं है हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रीतिकाल मध्यकाल की जो रचनाएं हैं उनकी सत्ता की संस्कृति को रूपायित करने वाली रचनाएं थी। आज सामंतवाद आजकल सामंतवाद नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भी क्या है, कल्चरल रेजिमेंटेशन चल रहा है। इस कल्चरल रेजिमेंटेशन को तोड़ करके, उल्लंघन करके कल्चरल इंट्रैक्शन का एक माहौल इस त्रिदिनीय संगोष्ठी के इस अवसर पर सृजन हो जाएंगे, वो मेरा पूरा भरोसा है। इस सबको मैं धन्यवाद अदा करते हैं और शुभकामनाएं अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयश्री जी। आगे मुख्य भाषण का समय है। आपसे अनुरोध है, भवन जी आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य भाषण के लिए मंच पर आ जाए।